वेलकम स्टूडेंट। आज हम ननर्स समीकरण ननर्स समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। मतलब ये जो है, जो 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ननर्स समीकरण और उसके अनुप्रयोग। ननर्स का समीकरण और उसके अनुप्रयोग। तो देखो बेटा, क्या है कि पहला, एक कोई सेल है जिसकी आर्ध अभिक्रिया है m प्लस n प्लस एन ई इज इक्वल टू m। कोई सेल है m प्लस n प्लस एन ई इज इक्वल टू m। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस 2 प्लस 2e इज इक्वल टू Cu। जब यहाँ पर 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। Cu प्लस 2 प्लस 2e इज इक्वल टू Cu, या Ag प्लस 1 प्लस e इज इक्वल टू Ag। Al प्लस 3 प्लस 3e इज इक्वल टू Al। ये मैंने 3 तुमको इसके एग्जाम्पल। यदि ऐसी अभिक्रिया है तो E मतलब सेल का विद्युत वाहक अर्ध सेल। अब देखो, हाँ, पहले ये रहेगी अर्ध सेल के लिए। अर्ध सेल के लिए दो प्रकार से इसका यूज होता है, अर्ध सेल के लिए और फिर पूर्ण सेल के लिए। जब दो अर्ध सेल आपस में मिलती हैं तो वे बनाती हैं पूर्ण सेल। तो बेटा, ये जो प्लेन है, जो केवल 12 है, इसमें मैं आपको केवल ननर्स समीकरण जो है उसके थ्योरी पढ़ाऊंगा, और इसके जो न्यूमेरिकल है, इसके जो गणित है, वो आपको इसके कॉम्पिटिटिव पार्ट में मिलेंगे। ठीक, अब m प्लस n प्लस एम ई इज इक्वल टू m ई बराबर E0 माइनस आर टी अपॉन एन एस एल एन m अपॉन m प्लस n। E इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, 0 का मतलब हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस आर टी अपॉन एन एस एल एन एम अपॉन एम प्लस एन। अब देखो, E जो हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोड विभव, E हुआ उसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, R जो है वो गैस स्थिरांक है, T जो है वो परमताप है, N जो है भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे ये इस वाले जब सेल लगेगी तो इसमें n का मान 2 होगा, ये वाली जब क्रिया होगी तो इसमें n का मान 1 होगा, ये वाली जब क्रिया होगी तो इसमें n का मान 3 होगा, और m जो है वो फैराडे स्थिरांक है। देखो, E जो हुआ वो हुआ इलेक्ट्रोड विभव, E0 हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव, R गैस स्थिरांक, इसका मान होता है 8.314, ये होता है जूल में। आर टी अपॉन एन, एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे Cu प्लस 2 वाली क्रिया है तो एन का मान 2 होगा, Ag प्लस 1 वाली क्रिया है तो एन का मान 1 होगा, Al प्लस 3 वाली क्रिया है तो एन का मान 3 होगा। ठीक, अब इसके बाद F जो है ये फैराडे स्थिरांक है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें, आठों के बारे में पहले बताता हूँ। E ये हुआ इलेक्ट्रोड विभव, ये हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब पहले पढ़ चुके हैं, कैसा कि इसमें सांद्रता होगी 1 मोल और तापमान होगा 298 केल्विन। अब R गैस स्थिरांक, इसका मान 8.31, T परमताप, N भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F जो है फैराडे नियतांक है, इसका मान होता है 96500। M इलेक्ट्रोड की सांद्रता और m प्लस n ये कहेंगे विद्युत अपघट्ट की सांद्रता या धात्विक आयनों की सांद्रता। ये होगी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता या धात्विक आयनों की सांद्रता। ये होगी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता या धात्विक आयनों की सांद्रता। m इलेक्ट्रोड की सांद्रता, इसका मान देखो, इसका मान 1 माना जाता है। तो देखो, अब इसी को
देखो ln को बदलते हैं लॉग में, लॉग का मतलब होता है 10 का आधार, तो इसमें करते हैं 2.303 का गुणा, 2.303 का गुणा। तो इसमें इसी समीकरण को हम लिखेंगे E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, RT अपान NF लॉग M अपान M प्लस N, जहां E इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R गैस स्थिरांक, T परमताप, N भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F फैराडे नियतांक, M का मान जो होता है वो होता है 1। इलेक्ट्रोड की सांद्रता, ये ठोस होने के कारण इकाई मानी जाती है, और M प्लस N ये है विद्युत अपघट की सांद्रता या धात्विक आयनों की सांद्रता। देखो अब ये सब चीजें स्थिरांक है, F R T N, R का मान, T का मान हमने रख दिया T बराबर 25 डिग्री या 298 केल्विन, T का मान रख दिया, ये R का मान रख दिया 8.34 और F का मान रख दिया 96500। देखो इधर करके बता रहा हूं मैं, R का मान 8.314, T का मान 298, F का मान 96500। इनको फिक्स कर दिया, तो जब इनको फिक्स किया तो देखो ये बेटा ये समीकरण ऐसा बन गया जिसका डायरेक्ट उपयोग होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान N लॉग M का मान रख दिया 1 अपान M प्लस N। ये डायरेक्ट जो है इस समीकरण का उपयोग करते हैं। अब देखो ये समीकरण बताता क्या है, ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन और सांद्रता के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन। मतलब ये जो है देखो ननर्स समीकरण क्या हुआ कि ननर्स ने ताप तथा धात्विक आयन की सांद्रता, ताप तथा धात्विक आयन की सांद्रता में एक समफल प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने ये समीकरण क्या बताता है कि ताप तथा विद्युत अपघट की सांद्रता या धात्विक आयन की सांद्रता में परिवर्तन के साथ इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला परिवर्तन, इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला, देखो जैसे अपन जब यहाँ पर 300 रखेंगे तो 300 तापमान पर जाएगा, जब यहाँ 250 रखेंगे तो 250 तापमान आ जाएगा। तो क्या ये जो समीकरण है ये बताता है कि इलेक्ट्रोड विभव में ताप तथा विद्युत अपघट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन से होने वाला परिवर्तन। मतलब क्या, किसमें बदलाव, इलेक्ट्रोड विभव में, किसके साथ बदलाव, ताप के साथ बदलाव और विद्युत अपघट की सांद्रता के साथ बदलाव। मतलब और सरल शब्दों में कि ये समीकरण क्या बताता है कि तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार बदलेगा और विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर या बदलने पर इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार परिवर्तित होगा। मिलाकर ये जो समीकरण है क्या बताता है, इलेक्ट्रोड विभव का ताप तथा विद्युत अपघट की सांद्रता के साथ होने वाला परिवर्तन, कि हम ताप और विद्युत अपघट की सांद्रता जब बदलेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये समीकरण है ननर्स का समीकरण। अब इसमें E इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, N भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, R का मान 8.314 है ना, ये जो है फिक्स है। F का मान फैराडे संख्या, फैराडे नियतांक, इसका मान 96500 और ये T जो है परमताप है। M इलेक्ट्रोड की सांद्रता, ये इकाई मानी जाती है, और M प्लस N विद्युत अपघट की सांद्रता। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी इसमें 1, 2, 3 और ये 4 चीजें आई। देखो क्या
n भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन m प्लस n, विद्युत अपघट की सांद्रता या धात्विक आयन की सांद्रता E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव और E। ये जो परिवर्तन है इस पर आधारित गणित जो है तुमको करने होंगे अर्ध सेल के लिए। तो ये हुआ ननर्स का समीकरण अर्ध सेल के लिए। क्या हुआ? E बराबर E0 माइनस RT अपान NF ln m की सांद्रता बटे m प्लस n की सांद्रता। ln को लॉग में बदला तो 2.303 को गुणा किया और जब 298 केल्विन ताप हुआ तो ये समीकरण इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। ये कहलाता है ननर्स समीकरण अर्ध सेल के लिए। ठीक, अब जब अर्ध सेल और अर्ध सेल आपस में मिलती है तो ये बनाती पूर्ण सेल। जब हाफ सेल और हाफ सेल आपस में कंबाइन होती हैं तो ये बनाती है पूर्ण सेल। तो पूर्ण सेल, जैसे एक पूर्ण सेल हमने ली कि जिसमें कि ए प्लस के ए प्लस एल बी बराबर एम सी प्लस एन डी। अब क्या क्या है देखना, ये जो है ये अभिकारक है ए बी सी डी और ये जो है के एल एम एन, ये क्या है? इनके अणुओं की संख्या। यदि ये कोई क्रिया है तो इसका ई विद्युत वाहक बल बराबर ई सेल माइनस 0.0591 अपान n लॉग। देखो अब लॉग इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता, मतलब C के ऊपर m, D के ऊपर n बटे A के ऊपर K और B के ऊपर L। ये जो समीकरण है ये कहलाता है ननर्स समीकरण। C के ऊपर m जो आगे है वो घात में, D के ऊपर n, A के ऊपर K और B के ऊपर L। ये जो समीकरण है ये कहलाता है ननर्स समीकरण। चाहो तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये पहले हो जाएगा RT अपान NF, यह हो गया LN है, ये हो गया RT अपान NF LN। अब क्या किया? RT अपान NF को LN को बदला लॉग में, T हो गया 2.303 लॉग और बाकी वही की वही चीज। फिर T का मान 298 रखा, F का मान T का मान 298, R का मान 8.314 है ना। देखो ये रखा R की वैल्यू, ये रखी T की वैल्यू और ये रखी F की वैल्यू। तो जब इन तीनों को गुणा करोगे तो जो राशि आएगी वो आ जाएगी कितनी? 0.0591 अपान n। मतलब देखो हमें इसमें क्या है, n को छोड़कर जो तीनों स्थिरांक, देखो R T अपान n F, n को छोड़ दो, इसका मान 8.314, इसका मान 298, इसका मान 96500। इनका दोनों का गुणा करो और इसका भाग दोगे तो आ जाएगा 0.0591। ये हो गया 0.0591 और लॉग इसमें एक चीज और है 2.303 का गुणा और होगा। क्यों? क्योंकि LN जो है वो E का आधार में लॉग होता है और जब उसको E के आधार को 10 के आधार में बदलते हैं तो इसमें 2.303 का गुणा करते हैं। तो देखो ये हुआ तुम्हारा ननर्स समीकरण अर्ध सेल के लिए, ये ननर्स समीकरण हो गया पूर्ण सेल के लिए। अब इसके जो गणित है वो अभी ये जो इसकी बात जो कॉम्पिटिटिव फाइल है या कॉम्पिटिटिव है, प्रतियोगी परीक्षा वाला है, उसमें इसके आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। अब 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ननर्स समीकरण लिखिए और उसके अनुप्रयोग बताइए कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या अनुप्रयोग है। तो देखो अब जो है क्या पहला उपयोग क्या है कि ताप में परिवर्तन
करने पर, जब ताप में परिवर्तन करने पर सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन का अध्ययन संभव है। अब लिखेंगे इस समीकरण, कौन सा समीकरण? ननट समीकरण के द्वारा ताप में परिवर्तन करने पर, ये जो है इसको यहां से ले लो, ये हो गया, इसको अपन ने लिख दिया RT/NF। इसमें परिवर्तन करने पर इसके परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। ननट समीकरण से ताप में परिवर्तन करने पर सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन संभव है। ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन में ये पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। तो क्या हुआ? ननट समीकरण से या इस समीकरण के द्वारा ताप में परिवर्तन करने पर सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन संभव है। एक, अब यहां मैंने इसको बदल दिया। अब इनके साथ तो ये क्या है? विद्युत अपघट्ट की सांद्रता परिवर्तित लिखना है, बाकी वही का वही। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता परिवर्तित करने पर सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन संभव है। मतलब देखो, हम क्या कौन सा चीज देखते हैं? सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाला परिवर्तन किसके साथ देते हैं? ताप में परिवर्तन के साथ और विद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ। तो क्या हुआ? इस सेल के द्वारा हम ताप में परिवर्तन करने पर या ताप में परिवर्तन होने पर सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। फिर इस समीकरण के द्वारा दूसरी चीज क्या हुई? विद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन करने पर सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन संभव है। मतलब क्या? ताप के साथ सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन और सांद्रता के साथ सेल के विद्युत वाहक बल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जो है वह ननट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया एक अनुप्रयोग, इसी को बदला, ये हो गया दूसरा उपयोग, है ना। हम पढ़ रहे हैं ननट समीकरण के उपयोग। अब तीसरा उपयोग है इसके द्वारा साम्यावस्था पर साम्य स्थिरांक का परिकलन किया जा सकता है। बेटा ये जो चीज है ये है साम्य स्थिरांक। ये 11वीं क्लास में था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक। तो इस समीकरण के द्वारा साम्य स्थिरांक का परिकलन किया जा सकता है। हम इसके द्वारा साम्यावस्था पर साम्य स्थिरांक का परिकलन कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। मतलब क्या हो गया? साम्य स्थिरांक का परिकलन या गणना। चौथा, इसके द्वारा सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य का परिकलन किया जा सकता है या संपूर्ण कार्य की गणना की जा सकती है। किसकी? सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की। सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य की गणना की जा सकती है। हम ये बता सकते हैं कि सेल द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य कितना है। चौथा, इसके द्वारा पांचवा है ना, इसके द्वारा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये भी 11वीं क्लास में था। मुक्त NFE मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की गणना की जा सकती है। तो देखो एक लाइन में साम्य स्थिरांक का परिकलन किया जा सकता है,
संपूर्ण कार्य का परिकलन किया जा सकता है और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का परिकलन किया जा सकता है। ये इसको बदल के ये पहले दूसरे हो जाएंगे। इसमें क्या है, तीन चीज याद रखना है, साम्य स्थिरांक, संपूर्ण कार्य और मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। क्या, साम्य स्थिरांक, संपूर्ण कार्य, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। आप क्या लिखेंगे, इस समीकरण के द्वारा साम्य स्थिरांक का परिकलन किया जा सकता है। तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा अनुप्रयोग। चौथा, इस समीकरण के द्वारा मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कर परिवर्तन का परिकलन किया जा सकता है। चौथा उपयोग। फिर कोई चीज लिखना है, इस समीकरण के द्वारा सेल द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य का परिकलन किया जा सकता है। तो 3 वर्ड याद रखना है, क्या, संपूर्ण कार्य, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक। आगे क्या लिखना है, इस समीकरण के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है, ये तुम्हारे 5 इसके अनुप्रयोग हो गए। तो ये हो गया ननट्स का समीकरण, पहले अर्ध सेल के लिए, फिर पूर्ण सेल के लिए और फिर इसके बाद इसके अनुप्रयोग। 12th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ननट्स समीकरण लिखिए तथा इसके 3 उपयोग, 4 उपयोग या 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये जो समीकरण है ये कहलाता है ननट्स समीकरण, और इसके जो गणित है वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव फाइल में कराऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।